नमस्कार दोस्तों। एक बाबा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे हैं। एक बाबा हाथरस कांड में करीब 125 मौतों के बाद से अंडरग्राउंड है। सत्ताधीश बाबा से अपेक्षा थी कि पूरी पुलिस फोर्स झोंक कर मौतों के लिए जिम्मेदार इस बाबा को पकड़ते, इस बाबा के खिलाफ मामला दर्ज होता, कायदे से इनकी भूमिका की जांच होती। लेकिन हो तो उल्टा रहा है। सत्ताधीश बाबा की सरकार ने अंडरग्राउंड भोले बाबा को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। उनकी भूमिका पर खामोशी ओढ़ ली है। छोटे छोटे अधिकारियों और पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अखबारों में सुर्खियां बन गई कि बाबा ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। चैनलों पर खबरें चल गई। एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से ऐसा लगा जैसे यूपी सरकार ने बड़े फैसले, सख्त फैसले कर लिए। लेकिन जिस भोले बाबा के सेवादारों ने कई गुना भीड़ जुटाई, अव्यवस्था फैलाई, मौतों की वजह बने, उस बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। जिस भोले बाबा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, उस भोले बाबा पर यूपी के सत्ताधीश बाबा की सरकार ने चुप्पी साध ली है। बाबा की सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने अपनी सैकड़ों पन्नों की जांच रिपोर्ट बाबा को सौंप दी और बाबा ने तत्काल प्रभाव से हाथरस के एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार, एसओ आशीष कुमार, चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे और तहसीलदार सुशील कुमार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये सारे अधिकारी हाथरस में जुटी भीड़ के लिए इंतजाम का मुआयना करने, मुकम्मल इंतजाम करने या प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। 120-21 लोगों की मौत कोई मामूली घटना नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ छोटे अधिकारी ही जिम्मेदार हैं? जिले के डीएम और एसपी और ऊपर के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सवाल तो यह भी है कि यूपी के सत्ताधीश बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई से ये वाले बाबा यानी सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा बच कैसे गया? इसका एक लाइन में सीधा जवाब है कि सरकार और सिस्टम की तरफ से इस बाबा पर शिकंजा कसने का कोई इरादा दिखा ही नहीं, पहले दिन से नहीं दिखा। एसआईटी की रिपोर्ट में सत्संग के जरिए लोगों को अंधविश्वास के जाल में जकड़ने वाले बाबा सूरजपाल की कोई जिम्मेदारी ही नहीं तय की गई। एसआईटी की रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही का जिक्र है, सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग आयोजकों की लापरवाही का जिक्र है। यह भी जिक्र है कि किस तरह से जितनी भीड़ जुटाने की अनुमति थी उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा भीड़ थी। यह भी जिक्र है कि उनके सेवादार किस तरह से अव्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है। नहीं जिक्र है तो बाबा सूरजपाल। खबरें तो यह भी है कि एसआईटी सूरजपाल को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी ने नोटिस भेजा, लेकिन न तो सूरजपाल ने नोटिस का कोई जवाब दिया, न ही अपना बयान दर्ज कराया। अमर उजाला के मुताबिक एसआईटी के अधिकारियों ने भी औपचारिक बातचीत में इसे स्वीकार किया है। एसआईटी ने 132 लोगों से पूछताछ की एक लिस्ट बनाई थी। इसमें सूरजपाल का भी नाम शामिल था। अब सवाल तो यह है कि सूरजपाल के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि उनसे पूछताछ के लिए बुलाया नहीं जा सका? जिस बाबा सूरजपाल के सत्संग के नाम पर 80,000 लोगों को जुटाने की अनुमति लेकर 2.5 लाख या 3 लाख लोगों की भीड़ जुटा ली गई, तथ्यों को छिपाकर अनुमति ली गई, गलत जानकारी दी गई, एलआईयू की तरफ से सारी सूचनाएं अधिकारियों को दी जाती रही, उस बाबा सूरजपाल को बख्श क्यों दिया गया? सूरजपाल में आखिर सुरखाब के कौन से पर लगे कि करीब 125 लोगों की मौत के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? एफआईआर में नाम तक नहीं है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने आज ट्विटर पर लिखा है कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से न होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है और यह अति दुखद है। ऐसा यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ट्विटर पर लिख रही हैं। इसमें खास बात यह भी है
कि बहुत सारे नेताओं से सूरजपाल के रिश्तों की वजह से बहुत से नेताओं की चुप्पी भी है। मायावती ने बोला है, मायावती ने लिखा है, इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यह मायावती लिख रही है। मायावती ने सवाल खड़े कर दिए। हम लोगों के मन में भी वही सवाल है, आपके मन में भी वही सवाल होगा। और यह सवाल कौन रहा है कि क्या एसआईटी की ये रिपोर्ट और योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई वाकई 125 लोगों की मौत के साथ इंसाफ है या दिखावे के लिए महज खानापूर्ति है, रस्म अदायगी है। क्योंकि इस कांड के बाद से लगातार पूरी योगी सरकार हादसा और साजिश के फेर में फंसी है। तरह तरह की थ्योरी चैनलों पर चल रही है। यही वजह है कि इस हादसे के गुनहगार बाबा को पकड़ना तो छोड़िए, क्योंकि सूत्रधार और मुख्य किरदार तो भोले बाबा था, उसे बहुत आसानी से क्लीन चिट दे दी गई है। सूरजपाल कहीं छिप कर बैठा है, अंडरग्राउंड है, हो सकता है बहुत लोगों के संपर्क में भी होगा, वीडियो बयान जारी करके अपना दुख व्यक्त करने की खानापूर्ति कर चुका है। अब ऐसा लग रहा है जैसे छोटे प्यादों पर एक्शन लेकर सूरजपाल को बचाने की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। और अगर इस घटना के जिम्मेदार यही लोग थे, यही 6 लोग, 6 अधिकारी जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, तो इतना वक्त जाया करने की जरूरत क्या थी? ये तो पहले से पता था कि ये सारे अधिकारी हैं, इनकी लापरवाही थी। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि ऐसे बाबाओं की पाखंड की दुकान आगे भी यूं ही चलती रहेगी और ऐसे ही लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? बार बार कहूंगा, 121 लोगों की मौत मामूली बात नहीं है। अब तक यूपी सरकार और सरकार के अधिकारियों के रवैये को देखकर तो यही लगता है कि बाबा तक शिकंजा कसने वाला नहीं है। आए दिन अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्य किरदार पाखंडी बाबा के गिरेवान तक अपने हाथ पहुंचाने की हिमाकत या हिम्मत नहीं दिखा पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर बाबा सूरजपाल और बाबा भोले की जगह किसी और धर्म का कोई धर्मगुरु होता, या सीधे कहें कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, तो अब तक क्या हो चुका होता? उस धर्मगुरु के ठिकानों पर, आश्रमों पर, अलग अलग इलाकों में उसके ठिकानों पर योगी का बुलडोजर पहुंच गया होता। दर्जनों टीमें उस धर्मगुरु को दबोचने के लिए लगा दी गई होती। ऐसे मामलों में एटीएस, एनआईए समेत सारी एजेंसियां पीछे छोड़ दी गई होती। लेकिन यहां पाखंडी बाबा को बचाने के लिए हादसे के बाद से तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बाबा की तरफ से उनके वकील बने एपी सिंह, जो ऐसे मामलों में हमेशा सामने आ जाते हैं, उनका दावा है कि कुछ पीड़ितों ने उन्हें बताया कि सत्संग में कुछ लोगों ने जहरीली गैस छोड़ी थी। 15 से 16 हाफ पैंट वाले लड़कों ने थर्मस जैसे डिब्बे से स्प्रे किया। यह वकील साहब का कहना है। तो सोचने वाली बात यह है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी, पिंक आर्मी या अलग अलग उसके नाम कहे जाते हैं, स्पेशल ब्लैक कैट कमांडो और तेज तर्रार सेवादार, जो किसी को फोन से वीडियो तक बनाने नहीं देते हैं, इतनी मुस्तैदी होती है, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, उन्होंने इन लड़कों को पकड़ा क्यों नहीं? अगर ऐसा हो रहा था तो, या सिर्फ बाबा को बचाने के लिए कहानियां तो नहीं गढ़ी जा रही है। वकील साहब को यह भी बताना चाहिए कि सिर्फ उनके ही कान में पीड़ितों ने ऐसी बात क्यों कही। यह कहानी उनके आने के बाद ही, सीन में आने के बाद ही क्यों आई? क्योंकि अभी तक किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कोई दावा या ऐसा जिक्र नहीं है। यहां तक कि एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व वाली एसआईटी की टीम ने करीब 132 लोगों के बयान दर्ज करने के बाद सत्संग के आयोजकों पर पूरा ठीकरा तो फोड़ दिया है। लेकिन बात वही, कहानियां बहुत है, जिम्मेदारी छोटे लोगों की, सेवादारों की, आयोजकों की, छोटे अधिकारियों की, बाबा बाहर। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तथ्यों को छिपाकर पुलिस और प्रशासन से आयोजन की अनुमति ली गई। कुछ लोगों की परमिशन लेकर, कुछ लोगों मतलब कहा जा रहा है 80,000 लोगों की परमिशन लेकर करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटा ली गई। लेकिन भीड़ को काबू में रखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इसे रिपोर्ट में एसआईटी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए कहा है कि इन अधिकारियों ने सत्संग में संभावित भीड़ को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि बड़े अफसरों को भी जानकारी देना ठीक नहीं समझा। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि अगर जिले में इतने लोग आ रहे थे बसों से और अलग अलग गाड़ियों से,
तो जिला प्रशासन, डीएम, एसपी को भी पता होगा और ऊपर तक भी सूचना जा रही होगी, जो एलआईओ के हवाले से खबर आ रही है। इतने हजारों लोग पहुंचे, उनका ना तो वेरिफिकेशन हुआ, ना वैसे इंतजाम हुए, और तो और हादसे के बाद आयोजक खुद वहां से फरार हो गए। एसआईटी ने माना है कि आयोजन स्थल पर इतनी भीड़ के बैठने या वहां उनके जमा होने की न तो व्यवस्था थी, न ही पंडाल में आने जाने के लिए सही एंट्री एग्जिट पॉइंट बने थे। वहीं साजिश की आशंका होने के चलते अलग से कमेटी बनाकर जांच कराने की सिफारिश भी वैसे इस एसआईटी की रिपोर्ट में की गई है। लेकिन बड़ी बात कि बहुत कम पुलिस वालों की वहां तैनाती क्यों थी? तो इसके लिए ठीक है, आपने अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन छोटे अधिकारी। एसआईटी की 6 दिन लंबी पड़ताल के बाद इस रिपोर्ट में, जो अभी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा ने अपने चमत्कारी चक्र और त्रिशूल से यूपी के सर्वे सर्वा बाबा को ही अपने वश में कर लिया है। क्योंकि एसआईटी की यह रिपोर्ट जांच से ज्यादा पाखंडी बाबा को बचाने की सरकारी कवच जैसी लगती है। पाखंडी बाबा को बचाने जैसा इंतजाम सा लगता है, जिसमें सूरजपाल और सत्संग के बाद हुए हादसे के बीच के सारे कनेक्शन ऐसा लगता है काट दिए गए। जो बाबा केंद्र बिंदु है, वो बाबा गायब है। ऐसा लगता है जैसे न तो यह सत्संग बाबा का था, न ही वहां पर व्यवस्था में तैनात सेवादार बाबा के थे, न तो प्राइवेट आर्मी बाबा की थी। जैसे बाबा इन सब से मुक्त एक अलग आइडेंटिटी था, और जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार ये चंद लोग। और ऐसा लग रहा है जैसे लाखों की भीड़ वहां खुद अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंची थी। आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि यूपी सरकार इस हादसे की 3 लेवल पर जांच करा रही है। एक तो एसआईटी रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो गई, एसआईटी जांच। इसके अलावा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हादसे के बाद पहली बार आई जो एसडीएम रविंद्र कुमार की शुरुआती रिपोर्ट थी, वो भी सवालों के घेरे में है। दैनिक भास्कर में एसडीएम की रिपोर्ट के हिसाब से भी बाबा बेकसूर है। मतलब जितनी रिपोर्ट हो रही है या जितनी रिपोर्ट तैयार हो रही है या जो लोग भी जांच कर रहे हैं, वो बाबा को बेकसूर साबित करने या क्लीन चिट करने की दिशा में जांच कर रहे हैं। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि भोले बाबा पंडाल से निकलकर एटा की तरफ जा रहे थे तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए होड़ मच गई। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए। इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी और सेवादार जो उनके थे, जो सैकड़ों की तादाद में होते हैं, उन्होंने लोगों से धक्का मुक्की की, जिसमें लोग नीचे गिर गए और फिर अफरा तफरी मची। और फिर उसके बाद खेतों की तरफ लोग भागने लगे और एक तरह से कहें तो जो कुछ हुआ, भगदड़ में फिसल कर लोग खेतों में गिरे, उनके ऊपर लोग गए और उसके बाद इतनी मौतें हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि हादसे के बाद बाबा ने पहला बयान जारी किया जिसमें कहा कि वह हादसे से काफी वक्त पहले ही मौके से निकल गया था। जबकि कुछ वीडियो इस बात की गवाही दे रहे, वायरल वीडियो, कि बाबा जब लोगों की भीड़ के बीच से जा रहा था, उनके सेवादार आगे पीछे जगह खाली करा रहे थे। वो सब दिख रहा है कि बाबा उसी वक्त गया है और उसके बाद ये भीड़ में भगदड़ हुई और उनके चरण के धूल लेने के चलते भगदड़ का जिक्र कुछ रिपोर्ट में है भी। अगर परमात्मा और भगवान का यह अवतारी बाबा दोषी नहीं था तो फरार क्यों हुआ? इस चमत्कारी बाबा को तो हादसे का एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। जब इतने चमत्कारी हैं, आपको पता है, भक्तों को बचा लेते आप। इतना नहीं तो कम से कम अपने सेवादारों को ही पीड़ितों की मदद के लिए भेज देते, जो गायब हो गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना ड्रेस बदला और उसके बाद चंपत हो गए। वक्त के अगर सही वक्त पर इलाज हो जाता, जो सरकार की नाकामी है, जो सिस्टम की नाकामी है, तो शायद लोगों की जान भी बचती। तो वहाँ जिन्हें ले जाया गया, वहाँ अस्पताल में न डॉक्टर न वहाँ मुकम्मल इंतजाम थे। तो एक तो सरकार की नाकामी, बाबा की नाकामी, और उसके बाद ये सब। अब बाबा अगर चमत्कारी थे तो नल का पानी पिलाकर या जो जैसे वो करते रहे पाखंड, ऐसा कुछ करते, बचा लेते लोगों को। लेकिन पाखंडी बाबा को छोड़िए, सूबे के मुखिया के पास तो कानून की ताकत है, तो ऐसे गुनहगारों को सजा दिला सकती है। अगर भोले बाबा दोषी हैं भी, अगर भोले बाबा दोषी नहीं भी हैं, तो कम से कम एफआईआर में नाम दर्ज करा के जांच तो करा ही लेते हैं। जब एफआईआर में नाम ही नहीं होगा तो जांच की आंच बाबा तक पहुंचेगी कैसे? इस बाबा के राजनीतिक संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े होते आए और बीते 5-6 दिनों में बहुत तरह की कहानियां आई हैं। अब थोड़ी बात जरा उसकी भी कर ले। हादसे के बाद अखिलेश यादव की बाबा से नज़दीकी बताई गई। जब अखिलेश यादव से भोले बाबा पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में योगी को लपेटे में ले लिया और कह दिया कि यूपी में 2 बाबा हैं। वो वीडियो भी वायरल है, अखिलेश
यादव का वो बयान। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहाँ। हालांकि सवाल फिर भी है कि अखिलेश यादव अगर उस बाबा के मंच पर देखे गए या गए तो उस बाबा को आज सलाखों के पीछे भेजने या उनके खिलाफ एफआईआर करने से कौन रोक रहा है? सरकार तो योगी जी की है। आदित्यनाथ पर सियासी तीर राहुल गांधी ने भी छोड़े जब वो हाथरस कांड के पीड़ितों से मिलकर गए, उनका दुख दर्द बांटते हुए उन्होंने भी कहा कि प्रशासन की गलती है, योगी को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस कांड की समीक्षा की है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में अधिकारियों और अपने विधायकों या सांसदों को पीड़ित परिवार से दुख कैसे बांटा जाए इसका पाठ पढ़ाना भूल गए या उन्होंने जरूरी नहीं समझा। नहीं तो दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ ऐसा मजाक न होता जैसा बुलंदशहर में हुआ। यहां मुआवजा देने के लिए नेता और अधिकारी पहुंचे तो एक खबर आई कि मृतका के भाई से स्वागत में झाड़ू लगवाया गया। जो अधिकारी और जो मुआवजा देने के लिए पहुंचे उनके स्वागत के साफ सफाई कराया गया। कहीं नेता या बाबू साहब के जूते चप्पल गंदे ना हो जाए। ये सब भी छोड़िए, जब योगी आदित्यनाथ हादसे के बाद खुद मौके का मुआयना करने पहुंचे तो 24 घंटे पहले तक जहां लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की कमी थी, जिन अस्पतालों में पहुंचकर लोगों ने जान दे दी क्योंकि वहां इलाज का कोई भी इंतजाम नहीं था, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, शवों को ढकने के लिए कफन कम पड़ने की खबरें भी आई, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही उन घायलों के पास फलों की टोकरी होना सबको हैरान कर रहा था। वो तस्वीरें भी हमने देखी सोशल मीडिया पर, फल की टोकरी उसी अस्पताल में जहां जान बचाने का इंतजाम नहीं था। हालांकि संवेदनाओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। कुल एक परिवार को 4 लाख रुपए देकर मुआवजे पर मरहम लगाया गया, मतलब अगर 2 लोग मौत हुए तो। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं, गए जिन्होंने भोले बाबा की लापरवाही की भी बात की या ये भी कहा कि पीड़ित परिवारों को भोले बाबा जो है उसकी तरफ से भी 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। बाबा के पास पैसे की कमी नहीं है, चाहे तो कर सकता है। इतने आश्रम है उनके, कई आलीशान आश्रम, 5 सितारा आश्रम, कहा जा रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति है उनकी। अगर बाबा के पास अकूत दौलत है तो जो उनके भक्त उनके दर्शन के लिए चरण रज पाने के लिए जान गंवा बैठे, उनके लिए कुछ मुआवजे का ऐलान करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबा अंडरग्राउंड है। और जैसा कि मैंने कहा, मायावती और बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद एक आरोप यह भी है कि सियासी दलों की तरफ से जिस आक्रामकता का इजहार होना चाहिए भोले बाबा के खिलाफ, वो नहीं दिख रहा है। सरकार ने अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। सरकार मतलब पुलिस ने अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। 22 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया, बाबा को छोड़कर, बार बार मैं बता रहा हूं। लेकिन जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी कुछ कहानियां अखबारों में आ रही है, मीडिया में कहा जा रहा है कुछ लोगों को फंसा दिया गया। दैनिक भास्कर ने गिरफ्तार किए गए कई लोगों के घर पर कई लोगों से मुलाकात करके या जो गिरफ्तार हुए उनके परिजनों से मुलाकात करके एक तफ्तीश की है। पुलिस ने मंजू यादव नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जिसका 6 महीने का दुधमुहा बेटा भी है। इस महिला के 3 और 5 साल के 2 बच्चे हैं और मंजू यादव का घर हादसे वाली जगह से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में। वो सत्संग में पानी पिलाती थी। फिलहाल पुलिस ने उसे भी साजिशकर्ता बना दिया है और हाथरस की जेल में डाल दिया है। मंजू के ससुर ने बताया कि वो मनोकामना लेकर सत्संग में गई थी। इस केस में एक और मंजू नाम की दूसरी आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो उसी गांव में पति से अलग होकर किराए के एक मकान में रहती थी।
करीब 10 साल से उसी गांव में रहने वाली मंजू का कसूर था कि वो भी सत्संग से जुड़ी थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें छिटपुट अखबारों में आ रही हैं। एक कमरे में परिवार के साथ गुजारा करने वाले तीसरे आरोपी मुकेश कुमार की पत्नी ने भी इस तरह की शिकायत की है और बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि मुकेश तो सत्संग में गया ही नहीं था, सादा वर्दी में बाबा के सेवादार बनकर आए पुलिस वाले ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि जो गिरफ्तार हुए क्या वही गुनहगार हैं या जो फरार हैं, जो बाबा के करीबी जो फरार हैं, उनका गुनाह क्या था। बाबा का जिक्र तो हम बार बार कर ही रहे हैं। हाथरस के फिरोजाबाद से पुलिस ने चौथे आरोपी उपेंद्र यादव को पकड़ा है। परिवार का आरोप है कि ना तो वो आयोजक थे न ही कार्यक्रम में गए थे। पता नहीं क्यों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये उनके परिवार का कहना है। पुलिस ने मैनपुरी के एक राम लड़ेते यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सत्संग में बतौर सेवादार वो मंच के पास ड्यूटी देते थे। वहीं मैनपुरी के रहने वाले 61 साल के राम प्रकाश शाक्य भी सत्संग में सुरक्षा के लिए जाते थे। अब उनकी पत्नी की भी शिकायत है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि उनकी पत्नी ने भी कहा कि पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, फिर बाद में छोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा आया और जेल भेज दिया। तो ये अखबारों में, अलग अलग अखबारों में इस तरह की कई खबरें छप रही हैं। अब इसकी जब तक मुकम्मल जांच नहीं हो तब तक ये कहना मुश्किल है कौन कितना गुनहगार है और किसे फंसाया जा रहा है, या किसी के कहने पे किसी को फंसा दिया गया। वो कहते हैं ना कि 100 कसूरवार भले ही छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा न हो। अब इस केस में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे लोग फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं जिनका कसूर उतना नहीं था जितना कागजों पर लिखा जा रहा है, और जिसका कसूर था, जो मुख्य किरदार था, जिसके सत्संग में लोग आए, जिसके समर्थकों की आर्मी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये लाखों लोग जुटे तो वो लोग सुरक्षित रहें, वहाँ मुकम्मल इंतज़ाम हो, वो तो पुलिस की पकड़ से, शिकंजे से, FIR से दूर है। तो पता नहीं बाबा का ऐसा क्या खेल है, क्या ऐसा बाबा का तिलिस्म है कि उस बाबा तक यूपी की सत्ता पर बैठे बाबा की सरकार या पुलिस नहीं पहुंचना चाहती है। बहुत सारे लोग, बहुत तरह की कहानियां कही जा रही है कि वो चूँकि सूरजपाल दलित समाज से आते हैं, उनके समर्थकों की बहुत बड़ी तादाद दलितों की है, एक दलित वोट बैंक का भी सवाल है, उनके जो समर्थक थे वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, वो नाराज़गी न सरकार लेना चाहती है न विपक्ष के दल लेना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। सबको हैरानी इस बात से ज़रूर है कि सूरजपाल को आखिर क्लीन चिट कैसे मिली। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।